सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा, हमने एडवांस के जितने भी पीवाईक्यूज किए चैप्टर वाइज, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। सो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से कंप्लीट करें। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 2017 से लेके 2022 तक में आपसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, वर्क एनर्जी, पावर और एसएचएम को मिला के, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक्स है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको कभी ना कभी टॉपिक्स को मिक्स करके ही सवाल बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन को शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहला सवाल है 2017 का है। ये आपको 2017 में आपको दो सवाल पूछे गए थे। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया आपके पास यहाँ पे देखिए ये एक वेज है और इस वेज का मास आपको कैपिटल एम है। यहाँ पे आपको एक सर्कुलर आर्क कट किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मास स्मॉल एम रखा हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। आपने इस स्मॉल एम मास को रिलीज कर दिया। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? अ पॉइंट मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ व्हेन द मास लूजेस कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक, इट्स पोजीशन इज x एंड वेलोसिटी इज v। एट दैट इंस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट? तो आपको ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे, आपका जब ये पार्टिकल सपोज कीजिए गिरता गिरता नीचे यहां तक आया है, तो सबसे पहले आपको यहां पे मोशन को एनालाइज करना होगा कि भैया ये जो आपका कर्वेचर है ना वो इस पार्टिकल पे नॉर्मल इस तरीके से लगा रहा होगा, तो ये पार्टिकल भी इसके ऊपर नॉर्मल वेज पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा और इस वाले नॉर्मल का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा वेज को लेफ्ट साइड पुश करने के लिए। यानी कि इस सिस्टम में आपका ये वेज लेफ्ट साइड मूव करने वाला है और आपका ये पार्टिकल खैर नीचे तो गिर ही रहा है। हमको उस मोमेंट का इंतजार है जब पार्टिकल आपका गिरते गिरते जस्ट इसके एंड तक पहुंच गया होगा। तो सबसे पहले तो आपको है ना एक और फिगर, एक और डायग्राम बना लेना चाहिए। ये आपका रेफरेंस लाइन है, ये रहा आपका x इक्वल्स टू 0 लाइन। सो इवेंचुअली हुआ क्या सर? इवेंचुअली आपका जो ये वेज है, मान लीजिए कि वो x डिस्टेंस से पीछे शिफ्ट हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हमको डायरेक्शन ऑलरेडी मालूम चल गया है इसका। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो ये वेज है वो आपको पीछे की तरफ शिफ्ट किया है बाय डिस्टेंस ऑफ x। अच्छा, सो ये हो गई आपकी वेज की नई पोजीशन और ये वो मोमेंट है जब आपका पार्टिकल जो है ऑलमोस्ट अब बस इससे डिटैच होने ही वाला था, जो हमको यहां पे बोला जा रहा है व्हेन द मास लूजेस कांटेक्ट विद द ब्लॉक। ये बड़े वाले ब्लॉक से बस यहां पे कांटेक्ट वो लूज करने ही वाला है। इस मोमेंट पे हमको कहता है कि इसकी पोजीशन आपको x और इसका वेलोसिटी जो है आपको वो v है। मेरी बात को समझिएगा अगर आप, तो हमको कह रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है वो आपको सर स्मॉल v है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपका जो ये कैपिटल वेज, ये जो आपका बड़ा वाला वेज है, इसका वेलोसिटी कैपिटल v मान लेते हैं। और जैसा कि हमने बोला कि मान लीजिए आपका जो ये वेज है ना वो आपको पीछे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है बाय सम डिस्टेंस। हमसे यहां पे पूछा जा रहा है द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास m इज हाउ मच। यहां पे नेगेटिव साइन आपको ये कहना चाहता है कि हाँ भाई आपको ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, विच मेक सेंस बिकॉज ये जो है आपको x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है। तो आपको ये पार्टिकल जो है कुछ पीछे ही होगा। कहाँ है वही हमको इस समय कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी क्या बोला कि मान लेते हैं ना कि आपका ये जो वेज है वो पीछे x गया है। तो अगर आपका ये वेज पीछे x गया है, सो बेसिकली हमें ये x ही सॉल्व करना है इस पूरे क्वेश्चन में। इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है? अभी x ही तो है। हाँ सर। अच्छा, यहां पे हमें जो कॉन्सेप्ट लगाना है दैट इज सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है। अगर तुम ध्यान से देखो, शुरुआत में आपका सिस्टम, पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है। यानी कि सर शुरुआत में सेंटर ऑफ मास भी आपका रेस्ट पे है। उसके बाद x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद जब ये पार्टिकल आपका नीचे गिर भी रहा होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स अभी भी 0 है। जो भी आपको नेट फोर्स होगा ना, पूरे सिस्टम की बात की जा रही है, नॉर्मल इस पे भी लग रहा है, नॉर्मल इस पे भी लग रहा है, लेकिन पूरे सिस्टम पे नेट नॉर्मल 0 है। हाँ, पूरे सिस्टम पे इसके ऊपर ग्रेविटी mg लग रहा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कोई भी नेट फोर्स कभी नहीं है। यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स नहीं है तो शुरुआत में अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो बाद में भी आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहने वाला है। और इसके लिए हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल क्या करते हैं? m1 डेल्टा x1 प्लस योर m2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू 0, राइट? अच्छा सर, ये कहां से आया?
m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 इज योर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। दोनों तरफ आप डेल्टा लेंगे, राइट। डेल्टा एक्स सी एम 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो आपके पास एलएचएस में सिर्फ इतना बच जाएगा। अब यहां पे मेरे लिए m1, आप मान लीजिए कि आपके लिए m1 जो है वो कैपिटल M है, तो कैपिटल M और कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट देखिए लेफ्ट साइड हुआ है, तो आपको इसको -x लिखना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको इसको साइन के साथ लिखना है। प्लस अगर हम स्मॉल m की बात करें तो भैया स्मॉल m के साथ बहुत यहां पे इंटरेस्टिंग वाक्या हुआ है। स्मॉल m अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो आपका स्मॉल m है ना, वो यहां से यहां जब नीचे गिरा तो वो इस डायरेक्शन में आपको जनाब कैपिटल R शिफ्ट हुआ, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये यहां से यहां जब गिरता तो वो राइट डायरेक्शन में कैपिटल R शिफ्ट हुआ है, तो राइट डायरेक्शन में कैपिटल R हुआ है तो प्लस R, लेकिन ये पार्टिकल आपको था तो वेज पे, तो अगर वेज लेफ्ट साइड गया है तो ये पार्टिकल का भी लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा -x, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो इस पार्टिकल का हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो आपको हो जाएगा R -x। अब अगर हम लोग इसको यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको ये क्या दिखने वाला है, दिस इज योर mx प्लस योर स्मॉल mx इज इक्वल टू mr, तो यहां से आपका x इज इक्वल टू निकल के आ रहा है mr अपॉन m प्लस कैपिटल M। पॉजिटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि हमने ऑलरेडी x को पीछे माना है, साफ साफ दिख रहा है कि आपको x की वैल्यू इतनी होगी, कोऑर्डिनेट का साइन पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन, लेकिन यहां पे देखो भैया √2 दे रखा है, √2 तो आ ही नहीं रहा मेरा आंसर में, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक सर। अच्छा, अब हम लोग यहां पे बात करते हैं वेलोसिटीज के बारे में। देखिए जाहिर सी बात है कि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 है तो आपका मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए। अगर मोमेंटम कंजर्व है, शुरुआत में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम 0 है तो बाद में भी मोमेंटम 0 ही होना चाहिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि भैया आपका m इंटू -v प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v शुड बी 0, योर फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम शुड बी 0। तो यहां से आपको एक इक्वेशन तो निकल के आ जाता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास, हमें पॉइंट मास का ना वेलोसिटी चाहिए, तो यहां से आपको कैपिटल V दिख रहा होगा स्मॉल mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M, लेकिन हमें तो स्मॉल v में इंटरेस्ट है। आपको एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन का। आपको जब ये पार्टिकल यहां से यहां गिर रहा है, सो बेसिकली इस पार्टिकल का आपको वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट लॉस हुआ है, एंड दैट हाइट लॉस इज कैपिटल R। mgr इज द टोटल लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बदले में सिस्टम ने काइनेटिक एनर्जी गेन किया है, दैट इज योर हाफ कैपिटल mv स्क्वायर प्लस योर हाफ स्मॉल mv स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो, हमें कैपिटल V में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस कैपिटल V को यहां से बखूबी रिप्लेस कर सकते हैं। दिस बिकम्स योर mgr इक्वल्स टू योर हाफ कैपिटल M, कैपिटल V का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा m स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्क्वायर, दिस इज योर कैपिटल हाफ mv स्क्वायर। नाउ इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, आपका ये कैपिटल M इस वाले स्क्वायर को मार देगा, ये स्मॉल m ये स्क्वायर और ये वाला स्मॉल m आपका यहां से कट जाएगा, राइट। अच्छा, इसको देखिए यहां से हम हटा देते हैं, इसकी कोई अपने को जरूरत है नहीं। अच्छा, एक काम करो ना, एक बार के लिए ऑप्शन नंबर सी को भी देख लो। द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कैपिटल M, हमसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं बोला, हमसे कैपिटल M का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। तो भैया अगर जब हमने बोला कि कैपिटल M ब्लॉक पीछे डिस्प्लेस हुआ है x से, तो इसका जो कैपिटल M का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी तो x से ही पीछे डिस्प्लेस हुआ होगा, और x कितना निकल के आया, इतना। और मेरे ख्याल से हमें यहां पे यही दिया हुआ है, माइनस साइन तो बता रहा है ना कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेफ्ट साइड, सो विच मींस ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही था, ठीक है। चलिए अब फिलहाल के लिए हम लोग इसको यहां से उड़ा देते हैं, एंड वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो आपके पास जनाब यहां पे बचा है gr, इस 2 को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाए दोनों 2 को, तो ये 2gr हो जाएगा। यहां पे आपके पास बच रहा है कितना, अब v स्क्वायर को है ना कॉमन ले लो, तो v स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आपको हो रहा है स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस 1, तो ये आपको v की वैल्यू दे देता है, दैट इज योर 2gr डिवाइडेड बाई स्मॉल m इतना का अंडर रूट, एंड यस दिस इज मैचिंग अप विद ऑप्शन नंबर बी, सो आपका बी नंबर जो है वो भी सही है। द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M इज कैपिटल V, दैट इज इक्वल टू, देखिएगा -m बाई m इंटू √2gr।
हमने जब स्मॉल v निकाल लिया तो आपको ये कैपिटल V निकालने के लिए क्या करना था? कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू योर स्मॉल v, जो कि ये वाली वैल्यू है। तो आपको यहां पे इसको लिखना है, लेकिन भैया दूर दूर तक ये आपको इसके बराबर तो नहीं आने वाला है, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी एंड सी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि ये सवाल आपको सेंटर ऑफ मास में डाला जा सकता है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ मास का कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ प्योर मैथमेटिक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन। सवाल में आपसे कहता है कि भैया आपके पास रेगुलर पॉलीगन्स है जिसका साइड 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, एज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉलीगन्स इज एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक बात है सर। दे रोल ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट द लीडिंग वर्टेक्स विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग एज डिपिक्टेड। सो बेसिकली अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो वो इस वाले पॉइंट के अबाउट देखिए किस तरीके से पिवट होके घूम रहा है, वैसे ये वाला भी इसके अबाउट घूम रहा है, ये पेंटागन भी इसके अबाउट देखिए घूम रहा है। ठीक बात है। द मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट, the maximum increase in height of the locus of the center of mass of each polygon is delta, then the delta depends on n and h as how much. So basically आपके पास भैया रेगुलर पॉलीगन है जिसका साइड कुछ भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप तो एक जनरल सिचुएशन पकड़िए जिसका आपने सिर्फ बेस पे अभी गौर किया। ये आपका जो भी रेगुलर पॉलीगन था उसका बेस है। उस रेगुलर पॉलीगन का आपको सेंटर होगा कहीं पे। हाँ जी सर। अच्छा, हमको प्रश्न में इस सेंटर का हाइट दे रखा है कि भैया ये जो आपका सेंटर है उसका हाइट आपको स्मॉल h है। अब हमें इस पॉलीगन को जिसका बेस हमने अभी यहां पे पकड़ा हुआ है इसको इसके अबाउट गोल ऐसे घुमाना है। ठीक है। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो ये जो आपका है ना इसके ऊपर हमारा बहुत इंटरेस्ट है इस ब्लू लाइन पे, बिकॉज व्हेन, अच्छा ये आपका सेंटर है, जब आप इसके अबाउट सिस्टम को घुमाते हो तो तुम ध्यान से देखो, सो ये जो सेंटर है वो तो इसी आर्क पे मूव करेगा, जिस आर्क का रेडियस ये वाला स्मॉल आर होगा। मेरी बात मान रहे हो? जब इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा सिस्टम घुमाओगे तो ये सेंटर सी जो होगा इस ब्लू लाइन को रेडियस मानते हुए आपको सर्कुलर आर्क में घूम रहा होगा, और सी पॉइंट यहां पे अपना वो मैक्सिमम हाइट अचीव किया होगा फ्रॉम द बॉटम सरफेस, राइट। अच्छा, तो अगर हम यहां पे कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग यहां पे करने जाए, सो ये जो आपका रेडियस है यही तो होगा, ये है ना। तो बेसिकली ये जो डॉटेड लाइन है इसकी लंबाई आपको कितनी है, ये आपको स्मॉल आर ही तो है। हमसे सवाल में क्या पूछा है? द मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन हाइट पूछा है हमसे, चेंज इन हाइट। तो भैया फाइनली आपका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, पहले यहां पे था, तो हमसे बेसिकली ये वाली चीज पूछ रहा है कि भैया ये वाली चीज कितनी है। तो क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है कि सर ये वाली जो चीज होगी वो सर हमको स्मॉल r माइनस h होगा, क्योंकि सर ये वाला चीज तो r है और सर ये वाला चीज मेरा स्मॉल h है, तो ये चेंज होगा r माइनस h। सर डेल्टा इज इक्वल टू r माइनस h। अब r को h के टर्म्स में अगर लिखना है तो आपको कुछ भी करके पता करना पड़ेगा कि जनाब आपका एंगल क्या है, विच एंगल। लिसन हियर वेरी वेरी केयरफुली। एक रेगुलर पॉलीगन में ईच साइड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, दिस एंगल इफ वी कॉल फाई, टोटल एंगल फाई, दिस एंगल सबटेंडेड इज नथिंग बट टोटल 2 पाई एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। सर अगर ये टोटल फाई है तो सर सिर्फ इतना सा एंगल क्या हो जाएगा, ये जो आधा एंगल है, दिस थीटा इज आधा ऑफ दैट इज पाई बाई एन। अब बच्चा अब तो खत्म हो गया कहानी। आपके पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर तुम ध्यान से देखो तो r cos थीटा, इस ट्राइंगल में इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली r cos थीटा इक्वल्स टू h, यानी कि आपका जो r का वैल्यू है दैट इज जनाब h बाई cos थीटा माइनस h। If I take h as common, I will get 1 by cos theta, where theta is nothing but pi by n minus 1. So आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्लियर है एकदम? चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है आपका। ये कहता है कि आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है विच इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन द फिगर। फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2 न्यूटन पर मीटर।
अच्छा, K की जो वैल्यू है वो 2 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg. इग्नोर द मास ऑफ द स्प्रिंग. इनिशियली स्प्रिंग इज इन द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन कंडीशन. अनदर ब्लॉक 1 kg मूव कर रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता होगा। और ये जो है ना, समझिएगा, ये आपको जो डॉटेड लाइन दिखाया जा रहा है अभी स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कंडीशन है ये आएगा इस 2 kg के साथ कोलाइड करता है। और कैसे कोलाइड कर रहा है, तो भैया इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है विद द फर्स्ट ब्लॉक। द कोलिजन इज सच दैट द 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल। हमसे कहता है कि कोलिजन इस प्रकार से हुआ है कि ऐसा मत सोच लीजिएगा कि 2 kg इतना तेजी भागा कि दीवार को ही टच कर दिया, वैसा नहीं हो रहा है। ठीक बात है, नहीं भी बोलते तो हम तो यही मान के सॉल्व करते थे। द डिस्टेंस इन मीटर्स between the two blocks when the spring returns to its unstretched position for the first time after collision is. तो देखिए, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जब दोनों आपस में टकराते हैं तो जस्ट आफ्टर कोलिजन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो ये तो हो गया आपका कंडीशन बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन चलिए मान लेते हैं कि ये जो आपका 1 kg है इसकी वेलोसिटी v1 है और ये जो आपका जनाब 2 kg है इसकी वेलोसिटी v2 है। तो यहां पे लगाइए मोमेंटम कंजर्वेशन। शुरुआत में सिर्फ इसी के पास मोमेंटम है, दैट इज योर 2। बाद में आपके पास इसका वेलोसिटी इनटू मास प्लस इसका वेलोसिटी इनटू मास, राइट, इक्वेशन नंबर 1। और एक लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बिकॉज E इक्वल्स टू 1 है यहां पे। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा आपका 2 एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका हो जाएगा कितना, v2 माइनस योर v1, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों को चुपचाप ऐड कर दे तो ये आपको 4 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कितना 3v2, यानी कि सर v2 हो रहा है मेरा, v2 सर हो रहा है मेरा 4/3 मीटर्स पर सेकेंड। अगर v2 इतना आ रहा है तो यहां से हम देखेंगे कि सर मेरा जो v1 आ रहा है दैट इज योर 4/3 माइनस 2, सो दिस बिकम्स -2/3। ओ हो, हमको ये पता चल गया कि जस्ट आफ्टर दी कोलिजन ये भाई साहब पीछे पलट गए हैं। अब ये लेफ्ट साइड जा रहे हैं इस स्पीड से, और आपका ये जो प्राणी था इसको एक वेलोसिटी मिल गया है टुवर्ड्स राइट साइड, एंड दैट इज योर 4/3 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे ही आपको राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और ये रहा आपका स्प्रिंग सिस्टम। अब मेरी बातों को भैया ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये वाला जो ब्लॉक है ना वो करेगा SHM। ये तो अपना निकल गया लेफ्ट साइड, ये जा रहा है अपना मस्ती से, ये दूर चला जाएगा। इसके साथ क्या होगा, ये पहले आपको इधर जाएगा और इधर जाके ये वापस इधर आएगा, ठीक है सर। जब तक ये वाला ब्लॉक इधर जाके इधर आया उतने देर में ये कितना दूर निकल गया, मेरी बात समझ रहे हो। जब तक ये वाला ब्लॉक राइट साइड जाके इधर आया उतने देर में तो ये वाला ब्लॉक जो है भैया आपका भाग के शायद यहां तक पहुंच गया होगा, राइट। आपका ये वाला ब्लॉक यहां से वापस यहां पे आ गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है इस समय। तो हमको तो बस यही पता करना है ना कि ये वाले ब्लॉक यहां से यहां जब ट्रैवल किया डिस्टेंस तो कितना टाइम लगा, एंड द टाइम इज सेम एज द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर। ये से लेके ये कितना टाइम है, ये एक SHM का 50% टाइम हुआ है ना। सो बेसिकली आपको SHM का टोटल टाइम पीरियड पता होता है 2π√m/k। इसमें से एक 2 हटा दो क्योंकि हमें तो चाहिए इतना ही टाइम कि पार्टिकल आपका यहां से जाके वापस मीन पोजीशन पे आया है। ठीक बात है सर, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, राइट। अच्छा, बाद में निकालिएगा। सो दिस S इज इक्वल टू 2/3 into π√m। m किसका, तो इस वाले का, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई k, एंड वेयर इज k दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। तो ये आपका 2 कट गया, दिस इज योर 2π/3, राइट। सो अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, आपका यहाँ पे 22/7 इसको अगर ले ले, सो दिस बिकम्स योर 44 डिवाइडेड बाई 21। अब कोशिश करिए कि आप इसको है ना बड़ा प्रिसाइजली सॉल्व करें, क्योंकि आपको यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर को रिपोर्ट करना है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आपको 21 एक बारी 2 के साथ तो जाएगा ही, है ना,
राइट। एक बार आप 2 के साथ दोगे तो 42, आपके पास एक 2 बचेगा तो 20 आएगा, तो आपको एक 0 देना पड़ेगा, फिर वो 200 हो जाएगा। सो 200 के साथ जब आप इसको दोगे तो आपको एक 9 देना पड़ेगा। सो 2.09 बिकम्स दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल आपका 2018 का है। हमसे यहां पे कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन। समय शून्य पे पार्टिकल आपका ओरिजिन पे था, रेस्ट पे था, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0, इनिशियल स्पीड भी 0 है और x की वैल्यू भी हम 0 मान सकते हैं। इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द x एक्सिस। सो आपके ये पार्टिकल है ना, पार्टिकल पे आप कोई फोर्स लगाना शुरू कर दिए थे, जिस कारण से आपका जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, पार्टिकल इज गेनिंग सम वेलोसिटी, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस विथ टाइम गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो आपको ये दे दिया है कि पार्टिकल का dk बाई dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टाइम। गामा क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। हमको बताना है इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि क्या फोर्स कांस्टेंट है, क्या स्पीड आपको टाइम के प्रोपोर्शनल है, क्या डिस्टेंस कवर्ड हमको टाइम के प्रोपोर्शनल है, लीनियर वेरिएशन है क्या। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का होता है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो थोड़ा बहुत तो हमको यहाँ पे पैरामीटर्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। k को आप यहाँ पे हाफ mv² जब लिखोगे, दिस इज योर d बाई dt, दिस फेलो इज योर हाफ mv²। देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका मास तो नहीं चेंज हो रहा है ना, आपका वेलोसिटी ही चेंज हो रहा होगा। तो हाफ और m को बाहर ले लीजिए और v² का डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv बाई dt कर दीजिए। ठीक बात है। तो यहां से आपका 2 से 2 जो है वो तो मर जाएगा, एंड दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स योर v dv, राइट, इज इक्वल टू, आप यहां पे dt को राइट साइड भेज सकते हो, तो गामा बाई m, दिस इज योर t dt। हाँ जी सर, अब इसको आप मारिए इंटीग्रेट, तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट मारो तो समय शून्य पे पार्टिकल रेस्ट पे था, किसी जनरल टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो ये आपको हो जाने वाला है v² बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई m t² बाई 2। सो इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, 2 से 2 आपका मरेगा, तो आपको जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा बाई m डॉट टी। बड़ा क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि सर आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है, जो कि हमको यहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो, इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन तो आपको एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। ठीक है, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, इफ यू डिफरेंशिएट दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो ये आपको चुपचाप से एक गामा बाई m निकल के आ गया। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स कांस्टेंट, तो आपका फोर्स जो होगा वो आपको कांस्टेंट लग रहा है। ठीक बात है सर। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस कवर्ड की अगर हम बातचीत करें, भैया एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपको जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो तो आपको ut प्लस हाफ at² होगा। तो हाफ एक्सेलरेशन है ना, u तो 0 था, इंटू t²। तो भैया ये आपको है ना क्वाड्रेटिक है, लीनियर वेरिएशन तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। डी की बात करें, द फोर्स इज कंजर्वेटिव। मेरी बात को समझिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स का जो सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है, ये आपको वो फोर्स है जिसके कारण आपको एनर्जी जो होगा वो रिकवरेबल है। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, ऑल्दो फ्रिक्शन आपको एक कांस्टेंट फोर्स हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम से एनर्जी डिसिपेट हो जाता है। अगर कोई एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से सिस्टम में एनर्जी किसी फॉर्म में आप रिकवर कर सकते हैं, क्या तो वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म हो, तो आप उसे कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, हमको ये चेक करना है, कहने को तो सिर्फ एक कांस्टेंट फोर्स बोल के भी अपने इसको यहां पर टिक मार सकते हैं, लेकिन अपने को अगर इसको समझना है, प्रूव करना है कि क्या ये सच में रिकवरेबल एनर्जी था, तो आपके पास अभी अभी फोर्स निकल के आया था, कहां गया, ये आपका एक्सेलरेशन है, तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, दिस इज योर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भैया जो आपका फोर्स है वो इतना है। ठीक है, अब इसको यहां से आप हटा सकते हैं, राइट। देखिएगा, तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि भैया वर्क डन कितना हुआ, अगर पार्टिकल को आपने x डिस्प्लेसमेंट किया है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन हो जाता है। आपके पास यहां पे ना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी है, तो चुपचाप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। तो आप यहां पे देखें कि सर ये हाफ हो जाएगा, दिस इज योर गामा बाई m, दिस इज योर t² मल्टीप्लाइड बाई
अंडर रूट ऑफ एम आर, अंडर रूट ऑफ एम गामा, सॉरी नॉट एम आर। हाँ जी सर, तो यहाँ से सर मेरा m और m तो जो है वो कट गया है और ये मेरे को निकल के आ रहा है हाफ गामा टी स्क्वायर। तो सर इतना वर्क डन हमने किया है, वो फोर्स ने इतना वर्क डन किया है। अब ये भी देख लो कि भैया, ये भी देख लो कि इस टाइम में, इतने टाइम में पार्टिकल का व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो ये पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाता है, तो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होएगा, आप चाहो तो यहां पे भी इसको इंटीग्रेट मार सकते हो, सिंपली इंटीग्रेटेड, तो यू विल सी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर हाफ गामा टी स्क्वायर, है ना। डी को यहां लेके गया, इंटीग्रेट मारा, तो आपने देखा कि भैया टी टाइम में पार्टिकल के ऊपर वर्क डन इतना हुआ है और उस फोर्स के वर्क डन के कारण पार्टिकल ने एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन किया है, यानी कि पूरा का पूरा वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। देयर इज नो लॉस, नो डिसिपेशन। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ये फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है यहां पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का है, बेसिकली कोलिजन का सवाल है और 2019 का आपको ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक रहा है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में जब आपको ऐसा सवाल दिखाई देता है, मेक श्योर कि आप प्लीज उसी आंसर को टिक करें जहां पे आप कॉन्फिडेंस है, वरना बच्चे इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत करके आते हैं। सवाल में हमसे क्या कहता है, देखिएगा, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इनसाइड अ हेवी hollow and straight tube along the tube axis undergoes elastic collision at two ends। सर दो एंड्स कौन सा है, एक तो ये आपका पार्टिकल है जो कि बहुत ही हल्का सा स्मॉल एम मास का है, एक बार वो जाएगा इस मूविंग पिस्टन के साथ टकराएगा और फिर टकरा के जब लौटेगा तो इस वाले फिक्स्ड वॉल के साथ टकराएगा। आपको जो ये पिस्टन है ये आपको बहुत भारी है, समझते आगे। द ट्यूब हैज नो फ्रिक्शन एंड इट इज क्लोज्ड एट वन एंड बाय अ फ्लैट सरफेस व्हाइल द अदर एंड इज फिटेड विद हेवी मूवेबल फ्लैट पिस्टन एज शोन इन द फिगर। तो सवाल में हमको क्लियरली कहा जा रहा है कि आपका ये पिस्टन बहुत ही भारी है और ये आपको एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, आपको ये पिस्टन कैपिटल V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सर भारी क्यों बोला, भैया भारी इसलिए बोल रहा है ताकि आप इस बात को मान के चले कि आपका जब ये स्मॉल m मास का पार्टिकल इसके साथ कोलाइड करेगा तो इस कैपिटल M मास का वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला है, भारी है ये, राइट। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ पिस्टन फ्रॉम द क्लोज्ड एंड इज L0, हमको ये इनिशियल कंडीशन दे रहा है कि शुरुआत में आपको पिस्टन और इस एंड के बीच का दूरी जो था वो L0 था। द पार्टिकल स्पीड इज V0, उस मोमेंट पे आपको पार्टिकल का स्पीड जो था वो V0 था। द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड एट अ वेरी स्लो स्पीड, एक तो भारी, ऊपर से बहुत धीरे धीरे आपको ये लेफ्ट साइड जा रहा है, सच दैट कैपिटल V इज मच मच स्मॉलर देन DL बाई L इंटू V0। सर ये क्या है, क्या इस कंडीशन का कोई मीनिंग है, इसका कोई यूजफुलनेस है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे उस बात को, ठीक है। Where DL is the infinitesimal displacement of the piston, देखिएगा ये DL खुद में हमको कहता है कि इस पिस्टन का बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, which of the following statements are correct, ठीक है। सबसे पहले चारों ऑप्शन को पढ़ लिया कीजिए क्योंकि इसमें से कोई एक दो ऑप्शन ऐसा होगा जो सबसे आसान होगा, है ना। अब अगर ये सवाल एग्जाम में आए और बच्चा सबसे पहला ऑप्शन पढ़ लेना तो उसको तो दिमागी काम ना करे, सो बेटर है कि आप चार ऑप्शन को पहले पढ़ ले। बी ऑप्शन हमसे कहता है आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v। तो ये वाला ऑप्शन हमको जो है थोड़ा सा ना जेन्युइन लग रहा है कि हाँ इसको तो अपने निकाल लेंगे क्योंकि भैया ये सिंपल कोलिजन का है। हमसे सवाल में क्लियरली बोला गया है कि आपका ईच कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है। मान लेते हैं कि आपका पार्टिकल का स्पीड जो है वो स्मॉल v है, शुरुआत में v0 था, है ना, टकराए वकराए होगा, अभी इसका स्पीड स्मॉल v है। अगर ये पार्टिकल स्मॉल v स्पीड के साथ जाता है और इस पिस्टन के साथ टकराता है तो क्या होता है, जस्ट बिफोर कोलिजन इसका स्पीड v राइट साइड, इसका स्पीड कैपिटल V लेफ्ट साइड है, एंड आफ्टर कोलिजन आपका जो ये पिस्टन है उसका स्पीड आज भी कैपिटल V होगा, लेकिन आपका जो ये मास है इसका स्पीड कितना हो गया है हमको नहीं पता है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो है लेट अस से आपको v प्राइम हो गया है। अच्छा,
तो अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप लगाओगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो स्मॉल v प्लस कैपिटल V करना पड़ेगा, स्मॉल v प्लस कैपिटल V। एंड जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे करेंगे v प्राइम माइनस कैपिटल V। तो आपने देखा कि सर v प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल v प्लस कैपिटल 2v। तो भैया इस पार्टिकल का स्पीड जो पहले सिर्फ v था अब v प्लस 2v हो गया है, यानी इंक्रीजेस बाई 2v आपका जो है वो सही जवाब था। ठीक है, अच्छा ये वाला पोर्शन तो अपना चलिए हो गया है, सांस में सांस आया। अब हमको यहां पे द रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज v बाई एल। रेट का मतलब है बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड निकालना है। देखिए नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड का क्या मतलब है, सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में टाइम कितना लग रहा है, उसका इन्वर्स कर देंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच का, क्योंकि अगर हमसे कोई कोलिजन का टाइम पीरियड पूछेगा, समझिएगा मेरी बात को, है ना, इसको यहां से मिटाइए, इसको हटाइए यहां से। आपका ये पार्टिकल देखिए जा रहा है जा रहा है जा रहा है, सपोज कीजिए वो अभी यहां पे है, ठीक है। लेट मी मेक अ फिगर ओवर हियर इटसेल्फ। एक यहां पे ऐसा बना देते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। अच्छा सर ये आपका हैवी पिस्टन है, अच्छा ये दूरी आपका एल है, हाँ जी सर। तो सपोज कीजिए आपका पार्टिकल जो है यहां पे है, अभी जस्ट टकराया ही था, अभी जस्ट टकराया ही था, ठीक बात है। इसकी स्पीड लेट अस से v है। दूसरा कोलिजन होने से पहले कितना टाइम लग गया होगा, तो भैया ये प्राणी यहां जाएगा और जाके यहां लौटा होगा, तो कितना टाइम लगा होगा, दैट टाइम इज इक्वल टू योर 2l डिवाइडेड बाई v। अब एक बच्चा का यहां पे मन करेगा सवाल पूछने का कि सर जब ये पार्टिकल आपको यहां से यहां घूम के आया तब तक में ये पिस्टन भी तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव कर गया होगा, तो सर हम यहां पे कैपिटल L कैसे ले सकते हैं, लौटने का डिस्टेंस भी। यहां पे आपको कहीं ना कहीं ये कंडीशन थोड़ा सा और हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। एक बार इस कंडीशन को थोड़ा सा ना यहां पे देखो, इस कंडीशन को जूम करके यहां पे अगर देखोगे तो v इज मच मच स्मॉलर दैन dl बाई एल इंटू वी नॉट, राइट। इसका मतलब आपको होता है कि L बाई वी नॉट इज मच मच लेस दैन योर DL बाई कैपिटल V। नाउ व्हाट इज दिस DL बाई कैपिटल V? व्हाट इज दिस DL बाई कैपिटल V? DL का मतलब है कि इस पिस्टन का बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और ये इसकी स्पीड है कैपिटल V। सो ये आपको हो जाएगा कुछ तो dt टाइम, राइट, dt टाइम। दिस इज मच मच मोर देन L बाई वी नॉट। L बाई वी नॉट का मतलब है ये L हो गया है और इसका स्पीड आपको शुरुआत में v नॉट था, तो कितना टाइम लगेगा आपको ये पार्टिकल को एक L लेंथ ट्रैवल करने में, ठीक है। दिस इज योर, कुछ तो टाइम आपको ये भी है। हमसे कहता है कि ये जो छोटा सा dt टाइम है ना वो इस वाले टाइम से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ये dt टाइम खुद में छोटा है, सपोज कीजिए कि ये dt टाइम आपको है लेट अस से 0.1 सेकेंड, तो ये वाला चीज जो है ना ये आपको और भी छोटा है, लेट अस से 0.0001 सेकेंड। सो व्हाट डज दिस थिंग टेल्स यू? ये आपको कहता है कि अगर आपका पिस्टन यहां से बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर करता है लेट अस से 0.1 सेकेंड में, तो उतने देर में तो ये पार्टिकल ना जाने हजारों टू एंड फ्रो मोशन कर चुका होगा, क्योंकि उसको एक L लेंथ कवर करने में मात्र इतना सा टाइम लग रहा है। सो व्हाट डज दिस टेल यू? दिस टेल्स यू कि ये पिस्टन आपको जनाब कितना एक्सेसिवली धीरे ट्रैवल कर रहा है। और इसी बात का हम लोगों ने यहां पे फायदा उठाया है कि आपका ये जो पार्टिकल है जब यहां से जाके यहां आया है, राइट, मात्र 2l डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सिर्फ एक ही टू एंड फ्रो, तो उतने देर में इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ये जो आपको अप्रोक्सीमेशन यहां पे लेने के लिए दे रहा है, आपको यहां पे जो कंडीशन दिया हुआ है। सो ये आपको हो गया है दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम, तो यानी कि सर जो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दैट इज योर v बाई 2l, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। और हमको ये कहता है v बाई एल, जबकि ये v बाई 2l निकल के आता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सरासर गलत था, ठीक बात है सर। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, if the piston moves inward by dl distance the particle speed increases by 2v by dl by l, ठीक है। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो
आपका पिस्टन हमसे कहता है कि डीएल, ये डीएल खुद में बहुत ज्यादा छोटा है। आपका पिस्टन डीएल डिस्टेंस से जब लेफ्ट साइड ट्रैवल करता है तो क्या पार्टिकल का स्पीड इंक्रीजेस बाय दिस फैक्टर है? तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन निकल के आया है आपको v/2l। ना इफ यू सी हियर वेरी वेरी केयरफुली, आपका पिस्टन को डीएल डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा? छोटा सा dt टाइम लगा होगा ना, दैट इज योर डीएल डिवाइडेड बाय कैपिटल V। इतने टाइम में आपका जो ये पार्टिकल था, आपका जो ये पार्टिकल है, उसका टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितना हो चुका होगा? छोटा सा ही होगा। बहुत छोटा सा dt टाइम में आपको जो छोटा सा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हुआ होगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दिस dt टाइम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, दैट इज योर v/2 इंटू कैपिटल L। और dt की वैल्यू कितनी है? dl डिवाइडेड बाई कैपिटल V मल्टीप्लाइड बाई v/2l। अच्छा, और जनाब ये तो हुआ है नंबर ऑफ कोलिजन्स। एक कोलिजन में पार्टिकल का स्पीड चेंजेस बाय 2v, तो इतने कोलिजन में पार्टिकल का स्पीड कितने से चेंज कर गया होगा? तो पार्टिकल का स्पीड कुछ dv से चेंज कर गया होगा, दैट इज इक्वल टू 2v मल्टीप्लाइड बाई dn। बस समझ में आया? एक कोलिजन में जब 2v से चेंज होता है तो dn कोलिजन में dn मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस dv इज इक्वल टू 2v मल्टीप्लाइड बाई, और dn की वैल्यू आपको इतनी थी, सो dl बाई v मल्टीप्लाइड बाई योर v/2l। अगर हम ध्यान से देखिए तो सर आपका ये 2v और ये वाला 2v आपका खत्म हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे जो चीज बच रहा है, आपके पास जो यहाँ पे चीज बच रहा है, दैट इज इक्वल टू योर dv इज इक्वल टू योर v dl बाई l। और यहाँ पे आपको 2 का फैक्टर है, विच मीन्स ये भी आपका सही नहीं था। ठीक है। The particle's kinetic energy increases by a factor of 4 when the piston is moved inward from L0 to L0 by 2। तो वो यहीं से तो होगा सॉल्व, समझिएगा मेरी बात को। इसको हम अगर रीअरेंज करें तो dv बाई वी इज इक्वल टू dl बाई l कर सकते हैं। अब मामला आता है इंटीग्रेशन का। देखिए जब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स आ गया बीच में। मैथमेटिक्स का मतलब है कि आपको मैथमेटिकल इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। भैया आपका dv क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज कर रहा है विद एवरी कोलिजन। लेकिन dl तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है ना, क्योंकि आपको ये पिस्टन लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेंथ तो घट रहा है। तो dl अपने आप में एक नेगेटिव है, तो आपको एक नेगेटिव साइन अपने से चिपकाना पड़ेगा ताकि ये ओवरऑल एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन सके। हाँ जी सर। अब मारेंगे आप इंटीग्रेट कि भैया शुरुआत में गैप L0 था, राइट? तब आपका जो ये पार्टिकल है उसका स्पीड v0 था। बाद में आपको फाइनली हमसे कहता है कि गैप आपको L0 बाई 2 हुआ है, तो ये स्पीड आपको कुछ v हो गया होगा। ठीक बात है सर? हाँ जी। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, है ना? इसको हटाइए यहाँ से, इसको मारिए इंटीग्रेट, तो ये आपको हो जाएगा log v बाई वी नॉट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे मारेंगे इंटीग्रेट, माइनस साइन को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो log 2 हो जाएगा। तो log हटाइए, सो v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी नॉट। तो भैया अगर स्पीड पहले वी नॉट था, अगर स्पीड डबल हुआ है यानी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्लियर सर? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान से देखिएगा, 2020 का आपको ये काफी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। हमसे सवाल में क्या कहता है कि भैया एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैंप दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ही और शी स्टार्ट्स एज शोन इन द फिगर एट द बॉटम ऑफ द रैंप विद अ स्पीड ऑफ v0। तो ये भैया स्केटबोर्ड वाला है ना, ऊपर चढ़ता है विद अ स्पीड ऑफ v0, चढ़ रहा है। इस x पे आके उसको मन किया कि भैया अपने को टर्निंग मारनी है, वो टर्न मारता है। ठीक है, टर्न मार रहा है, एक मस्त सर्कुलर आर्क लेता है ना, इस इंक्लाइन के प्लेन में ही, और जो वो हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया है अलोंग द इंक्लाइन, वो ये y पॉइंट है जो कि ग्राउंड लेवल से h हाइट पे है। ठीक बात है सर? अच्छा, ओके। अज्यूम दैट द एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन विक्शन के कारण जो भी है एनर्जी लॉस आपका नेग्लिजिबल है, एंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि y पॉइंट पे इस सर्कुलर पोजीशन, इस सर्कुलर आर्क में रहने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ओनली एंड ओनली प्रोवाइडेड बाय हिज और हर बॉडी वेट। अच्छा, हमको बनाना है इस दो में से कौन सा इक्वेशन सही है। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि आपका
अगर हम बात करें, हमको यहाँ पे ना एच मेंशन्ड है, यानी कि हमको एच का मतलब है पॉइंट वाई। तो पॉइंट वाई पे चलिए मान लेते हैं कि आपका जो पार्टिकल है उसका स्पीड आपको लेटर से, और ये जो ब्लू वेक्टर है वो आपको इंक्लाइन के प्लेन में है। मान लीजिए कि इसका स्पीड यहाँ पे v है। एक तो हम एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाएंगे ना बाबा, आपका शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, और बाद में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और आपको काइनेटिक एनर्जी भी है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है सर, आपका m से m तो हम उड़ा देंगे। सो दिस बिकम्स योर v0 स्क्वायर माइनस योर 2gh इज इक्वल टू योर v स्क्वायर। ठीक है सर, ये LHS तो हो गया, RHS को भी ढूंढना पड़ेगा। अब भैया तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इस y पॉइंट पे आपको, अच्छा mg साइन थीटा ही तो होगा y पॉइंट पे। ये जो mg साइन थीटा है, लकीली y पॉइंट पे ये mg साइन थीटा इस सेंटर से भी पास कर रहा होगा। mg साइन थीटा बोले तो साइन 30 डिग्री, दैट इज योर mg/2। तो ये एक लौता फोर्स है आपको, ये एक लौता फोर्स है आपको एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, दैट इज आल्सो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। mv²/r, m से m आपका मर गया, तो यहां से आपका v स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे बाबा gr/2। सर अगर ये gr/2 आपका आया है तो इसको इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे अगर हम लोग, तो क्या आपका पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है सर? तो बी गलत है। अब अपने को कमेंट करना है पॉइंट पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई पे। भाई साहब अगर तुम ध्यान से देखो, पार्टिकल जब आपका ऊपर चढ़ रहा है ना, तो पार्टिकल का स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू योर एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो एक्स पॉइंट पे तो आपको स्पीड ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू वाई पे। वाई तो आपको और ऊपर था, एंड एक्स पे जो स्पीड होगा वही स्पीड जेड पे होगा ना, क्योंकि वापस लौट के अगर यहां पे आ गया है तो आपको सेम डिस्टेंस पे है ग्राउंड से। तो एक्स पे स्पीड आपको बेशक, है ना, ऑब्वियसली ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई। तो भैया अगर एक्स पे स्पीड ज्यादा है, और ये जो आपको सर्कुलर पार्ट है, इस पूरे सर्कुलर पार्ट में सबसे ज्यादा स्पीड एक्स पे ही होगा और फिर जेड पे होगा। तो अगर सबसे ज्यादा स्पीड एक्स पे है, यानी सेंटर की तरफ जो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए रहेगा, दैट इज योर v²/r। अगर v सबसे ज्यादा एक्स पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा एक्स पे है, यानी कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम होगा एक्स और जेड पे। तो डी सही है और सी आपका गलत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की, है ना। यहां पे आपको, अच्छा सॉरी, ये आपको है ना 7th यहां हमें नहीं लिखना चाहिए था। ये बेसिकली आपका 2 पार्ट का क्वेश्चन है ना। यहां पे 7th कहां गया पेन, ये आपका 7th और ये आपका बेसिकली 8th। एनीवेज 2021 का सवाल है। सवाल में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ बॉब ऑफ मास 0.1 kg, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 1 मीटर है। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ हाइट h इक्वल्स टू 0.9 मीटर अबव a frictionless horizontal floor. Initially, the bob of the pendulum is lying on the floor at rest vertically below the point of suspension. अच्छा, now if you look here carefully, ये है आपका वो point of suspension, ठीक है। And let us make the ground as well. ये आपका ground है। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे ये है कि धागे की लंबाई कुछ ज्यादा ही है एज कंपेयर टू दिस थिंग, ठीक है। यहां से यहां तक की जो आपकी लंबाई है ना, ये आपको सिर्फ कितनी है 0.9 मीटर, जबकि धागा आपको 1 मीटर का है। यानी धागा आपको है ना लूज रहा होगा, ठीक है। धागा आ तो रहा है यहां पे, यहां पे आ रहा है, लेकिन यहां पे आपको धागा जो है ना थोड़ा सा ऐसा लूज होगा, है ना। ये आपका शायद मास वास होगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, आप ये बात को है ना बस अपने मन में अंडरस्टैंड करके रखो। आप इस बात को अपने मन में खाली ऐसा अंडरस्टैंड करके रखो कि यहां पे आपको धागा लूज है ऐसे, ठीक बात है सर। ये रहा आपका बॉब। अच्छा, दिस इज योर 0.9 मीटर। ये तो 0.9 ही होगा जो वर्टिकल हाइट है, भले धागे की लेंथ 1 मीटर है। हमको क्या बोला कि भैया आपने ना इस बॉब को एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स दिया, यानी कि ऐसे कट करके मारा आपने उसको। ये जो आपने इसको इंपल्स दिया है ना, दिस इंपल्स इज 0.2, दिस इंपल्स इज 0.2। आप सभी को पता है कि इस इंपल्स के कारण
इस बॉब ने अचानक से एक वेलोसिटी गेन कर ली होगी। दिस इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। शुरुआत में आपका बॉब रेस्ट पे था, तो फाइनली इसका मोमेंटम mv मान लेते हैं। तो जो वेलोसिटी इसने गेन करी है वो आपको j/m होगा। j की वैल्यू 0.2 है और मास जो है बॉब का वो भी 0.1 है। सो दिस इज नथिंग बट योर 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपका ये जो बॉब है वो 2 मीटर पर सेकेंड से आपको राइट साइड भागना शुरू कर देता है। लेकिन कब तक वो चुपचाप भाग पाएगा? जब तक आपका धागा में एक तनाव, टॉट नहीं हो जाता वो। और धागा टॉट कभी ना कभी तो होगा। पहले तो वो मस्त इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ना ग्लाइड करेगा, ऐसे मस्त मूव करता रहेगा। देखिएगा, आफ्टर द बॉब स्लाइड्स फॉर सम डिस्टेंस द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट एंड द बॉब लिफ्ट्स ऑफ द फ्लोर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम about the point of suspension just before the bob lifts off is J. The kinetic energy of the pendulum just after it lifts off is K. तो हमसे J और K की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या हुआ? ये जा रहा है। जैसे ही ये जो आपका लेंथ है ना, ये लेंथ आपका जैसे ही 1 मीटर हुआ, यानी अब आपका धागा टॉट हो चुका है और ये रहा आपका बॉब, ये रहा आपका पार्टिकल। ठीक बात है सर? अच्छा, ये मान लेते हैं एंगल आपका थीटा है। देखिए जो इसका पहला पार्ट है ना, फाइंडिंग योर एंगुलर मोमेंटम, हालांकि यहाँ पे भी सिंबल आपको जे ही लिखा है, लेकिन ये आपको इंपल्स नहीं है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पी पॉइंट के अबाउट, बिफोर बॉब लिफ्ट्स ऑफ, है ना। तो जस्ट बिफोर बॉब लिफ्ट्स ऑफ, बॉब की जो वेलोसिटी थी वो राइट साइड ही है, दैट इज योर 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपको जो पहला पार्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज सिंपली योर mvd। मास ऑफ द बॉब इज 0.1, वेलोसिटी जो है वो 2 है, और इस पॉइंट P के अबाउट पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो भाई आपका जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो आपको 0.9 मीटर के बराबर ही है। तो ये आपको हो जाएगा चुपचाप से 0.9, सो ये आपको हो जाएगा 1.8 यानी कि 0.18। तो ये हो गया आपको पहले पार्ट का जवाब, दैट इज योर 0.18। अब जैसे ही आपको धागे पे झटका लगा है ना, धागे में आपको जैसे ही एक झटका वाला टेंशन क्रिएट हो जाएगा, आपका जो ये 2 मीटर्स पर सेकेंड है ना, मेरी बात को समझिएगा, जस्ट बिफोर इंपैक्ट इस बॉब का व्हाट इज द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द धागा, इस डायरेक्शन में इस बॉब के वेलोसिटीज का हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक इधर की तरफ आएगा कंपोनेंट और एक अलोंग दी धागा आएगा कंपोनेंट। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हैं ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90, तो ये एंगल आपका थीटा। सो दिस बिकम्स योर 2 cos थीटा एंड दिस इज योर 2 sin थीटा। अब होगा क्या? बड़ी जाहिर सी बात है, आपको जैसे ही धागा टाइट हुआ, अब ये जो आपका बॉब है इस सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू करेगा, यानी कि 2 cos थीटा उसका इनिशियल स्पीड रहेगा, और ये 2 sin थीटा जो है वो गायब हो जाने वाला है ड्यू टू दिस इंपल्सिव टेंशन जनरेटेड ओवर हियर। ये जो इंपल्स है पूरे के पूरे 2 sin थीटा को गायब कर देगा, खा जाएगा। ठीक है सर? अच्छा, तो जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट 2 sin थीटा आपका गायब हो जाता है और आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ ये 2 cos थीटा, यानी कि पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है जस्ट आफ्टर दैट झटका, और जैसे ये लिफ्ट ऑफ करता है, दैट इज योर हाफ mv स्क्वायर में आपको ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ये आपको हो जाएगा कितना? 2, so 2 multiplied by 0.1 multiplied by cos of theta, if you see very very carefully ये 0.9 है और ये वाला लेंथ आपको बेसिकली 1 मीटर है। तो ये जो आपको ट्राइंगल बन रहा है उसमें cos theta is equal to base upon hypotenuse, 0.9 by 1 is nothing but 0.9 itself. This is your 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 0.2 multiplied by 0.81, राइट? सो दिस इज हाउ मच। ये अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये हो जाएगा 2, ये आपको हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा डेसिमल, तो 0.162 आप इसे बेसिकली 0.16 फिर कह सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 2022 का है। काफी बेसिक सवाल है आपको ये एसएचएम का, है ना, मतलब बेसिक से भी बहुत बेसिक सवाल है ये आपका। सवाल में हमसे क्या कहता है? ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन अ बॉब ऑफ मास m equals to 0.1 kg is attached to a spring with a natural length 0.1 मीटर। ना मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना। नेचुरल लेंथ जो है वो हमको कहता है कि स्प्रिंग का भाई साहब आपको 0.1 मीटर है। ये रहा आपका बॉब। ठीक है, अच्छा
ये रहा मेरा डॉटेड लाइन फॉर नेचुरल लेंथ, डिपेक्टिंग नेचुरल लेंथ. द स्प्रिंग कांस्टेंट इज दिस मच व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज मोर देन एल नॉट. यानी कि समझिएगा मेरी बात को, ये जो है आपको ये डिस्टेंस एल नॉट है. अगर आपने इस बॉब को राइट साइड खींच के छोड़ा है, सो बेसिकली आपको ये जब बॉब एसएचएम कर रहा होगा, अगर इस डॉटेड लाइन के बॉब राइट साइड है, तब जो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट कंसीडर करना है दैट इज इक्वल टू K1 0.009, राइट. एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इतना होगा अगर एल नॉट से कम है, यानी कि इस जोन में लेफ्ट साइड आपको जो स्प्रिंग कांस्टेंट लेना है दैट इज योर 0.016. बात समझ में आ रहा है भैया. कभी ना कभी आप जब इस बॉब को डिस्टर्ब करके छोड़ोगे, आपको जब ये बॉब एसएचएम वेसएचएम कर रहा होगा, तो हमसे सवाल में क्लियरली कह रहा है कि अगर आपका बॉब लेटस से इस तरीके से लेफ्ट जोन में है, इधर है, तो इस मोमेंट पे स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा आप उसे K2 मान लेना. और अगर ये सिस्टम मेरा ऐसे है, अगर ये सिस्टम मेरा ऐसे है, तो इस मोमेंट पे स्प्रिंग कांस्टेंट को K1 मान लेना. ठीक है. इनिशियली द बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम L इक्वल्स टू 0.15. 0.15 बोले तो भैया ये 0.1 है, यानी कि यहां से थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो 0.15 हमसे कहता है कि आपने बॉब को यहां खींच के अब छोड़ दिया. तो भैया अगर आपने इसको छोड़ा तो वो यहां से, ये जो आपका बॉब है ना, वो यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से कुछ और इधर गया होगा, फिर वापस इधर गया होगा, फिर वापस इधर गया होगा. यानी कि 50% ऑफ द एसएचएम के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट 0.009 लेना है, और बाकी 50% के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट को 0.016 लेना है. ठीक बात है सर. अच्छा, क्या पूछा? इफ द टाइम पीरियड ऑफ द फुल ऑसिलेशन इज दिस मच, तो बताइए n की वैल्यू क्या है टू द क्लोजेस्ट इंटीजर. सिंपल है भाई साहब. अगर एक सिंगल स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो पूरा टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m/k. यानी कि अगर हम 50% की बात करें, यानी कि आपका जो बॉब है अगर वो यहां से यहां जा रहा है, तो आपको तो t/2 लेना पड़ेगा, और फिर यहां के लिए फिर t/2. सो बेसिकली आपका जो जवाब हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ m/k1 प्लस पाई अंडर रूट ऑफ m/k2. ठीक है. सो t इज इक्वल टू पाई, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ m. देखिए आपका 0.1 ही है, एक बारी हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा K1 दैट इज योर 0.009 प्लस एक बारी हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.016. ठीक है. सो पाई अंडर रूट ऑफ ये आपको हो जाएगा मेरे ख्याल से 0.3 प्लस ये आपको आ रहा है 0.4. ठीक है क्या? ये आपको उठेगा तो 0.09 या राइट. सो इफ आई लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, आई कैन सी आपको 10 पाई बाहर चल जाएगा, ऊपर में आपको 7 आ जाएगा, नीचे में आपको 12 हो जाने वाला है. ठीक है. तो इसको हम कर सकते थे 2625. सो दिस इज नथिंग बट 35/6 इंटू पाई. ठीक बात है सर. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरा n जो होगा वो बेसिकली 35/6 होगा. 35/6 होगा. इसको अगर आप एग्जैक्टली डिवाइड करोगे तो ये आपको हो जाएगा कितना, 6530, और उसके बाद आपका एक डेसिमल आपको डालना पड़ेगा 50, दैट इज 6848. सो 5.8 विच इज क्लोजेस्ट टू इंटीजर किया तो आपको ये 6 आ जाएगा. सो 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है. सो दैट्स इट. डू हिट दैट लाइक बटन एंड मिलते रहेंगे. टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.